गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे। पढ़ाई सबकी बहुत अच्छी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ, है ना। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के मुद्दे और देखते हैं कौन कौन से मुद्दे हैं हमारे पास। लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लें कि हमारे एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में 40 क्वेश्चंस करीब करीब आपके करंट सेक्शन से आते हैं, जिसमें से अगर आप 38 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपकी प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगी। यहाँ इसमें कहीं फिर कोई डाउट नहीं रहेगी। विदाउट एनी डाउट आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर ले जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको एवरीडे करंट वाले सेक्शन में आपको 40 मिनट से लेकर 1 आवर का टाइम देना होगा एवरी डे। हो सकता है किसी सब्जेक्ट को आप थोड़ा बहुत कम बेस आकलन कर लें, बट करंट अफेयर्स का आकलन थोड़ा कम करना गलत साबित हो सकता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देख लेते हैं कौन कौन से मुद्दे हैं हमारे पास। ओके, सबसे पहला मुद्दा है हमारे पास युगांडा में EAM जयशंकर द्वारा। जयशंकर आप लोग सभी को पता है कौन है ना। जयशंकर द्वारा तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया गया। तो यहाँ आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस परियोजना का शुभारंभ किया गया है जयशंकर द्वारा और कहाँ किया गया है। तो यह आपका युगांडा के कंपाला में किया गया है। ओके, कंपाला, युगांडा के कंपाला में किया गया है तुलसी घाट बहाली परियोजना। ओके, इसका शुभारंभ किया गया। देख लेते हैं थोड़ा सा और वो क्या है। एक्चुअली क्या है ना, एक ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी युगांडा के साथ एक पहल जो है वो चलाई जा रही है, जिसमें इस पहल के तहत ये दुनिया के सबसे पुराने एक जीवित शहर, जिसको काफी वाराणसी को काफी अच्छा माना जाता है। जिस तरह से हम लोग एक होता है ना कि हाँ इसे बोलते हैं कि बहुत पवित्र नगरी, उस तरह से वाराणसी को भी माना जाता है पवित्र शहर है। तो ये वाराणसी ओके को और सुंदर बनाने में योगदान देने के लिए कौन सी पहल है? ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ओके युगांडा पहल। कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है ये? तो ये आपके युगांडा के कंपाला में। परियोजना कौन सी है? तुलसी घाट बहाली परियोजना, इसे ध्यान रखेंगे। ओके, अब यहाँ पे ये है कि युगांडा के राष्ट्रपति कौन है? युगांडा के राष्ट्रपति कौन है? तो युगांडा के राष्ट्रपति कौन है? वेरी मुसेवेनी। ओके, वेरी मुसेवेनी। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है। इसके साथ ही और भी थोड़ा चीजों को देखते हैं युगांडा में और क्या क्या बातें हुई जयशंकर के साथ। ठीक है, इन्होंने क्या किया, गुट निरपेक्ष आंदोलन वहां पर उसकी क्या हो रही है, इसे हम इसलिए मुद्दे में देख रहे हैं क्योंकि इस बार जो नाम है हमारा नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इसकी अध्यक्षता युगांडा 2022 से 2025 यानी 3 साल की अवधि के लिए अफ्रीका की ओर से, किसकी ओर से? अफ्रीका की ओर से क्या कर रहा है? ये गुट निरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता कर रहा है। कौन? तो युवेरी मुसेवेनी। ठीक है, युवेरी मुसेवेनी। ओके, चलिए राष्ट्रपति है उसकी अध्यक्षता करेंगे, तो इसके लिए जयशंकर जी उन्होंने क्या किया है? बधाई भी दिया है इस अध्यक्षता के लिए। अब थोड़ा देख लेते हैं कि आखिर गुट निरपेक्ष आंदोलन है क्या। आप लोग हिस्ट्री तो सभी पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री के तहत आप लोगों को इसकी जानकारी होगी कि गुट निरपेक्ष जो है, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसके बाद कुछ सदस्य देश थे इसमें, मैं अभी बताऊंगी आगे कितने सदस्य देश हैं इसमें। उन लोगों ने मिलकर के ये किया था कि हमें जो बहुत शक्तिशाली पावरफुल कंट्रीज होगी ना, तो उसके साथ हमें साथ खड़ा रहना है और ना हमें उसके विरोध में हमें रहना है। ठीक है, कुछ ऐसे देशों ने क्या किया था? सदस्यता कर लिया था। अब देख सकते हैं कि ये आखिर गुट निरपेक्ष आंदोलन है क्या। गुट निरपेक्ष का मतलब क्या हो गया? हम लोगों ने एक गुट बना लिया कि हमें किसी भी कोई भी वार होती है इस तरह से, कोई वर्ल्ड वार, तो हमें उनके साथ जाकर के खड़ा नहीं होना है, ना तो उनके साथ होना है ना उनके विरोध में होना है। तो गुट निरपेक्ष, निरपेक्ष यानी तटस्थता, कॉन्स्टेंटली आप बिल्कुल साइड रहेंगे। ओके, तो इसमें क्या होता है देख लेते हैं कितने। तो इस सम्मेलन में कितने, हर 3 साल में नाम के अध्यक्ष की स्थिति जो है बदल जाती है। जैसे अभी आपने देखा कि युगांडा की जो राष्ट्रपति कितने साल के, 3 साल के, 2022 से लेकर 2025 तक अध्यक्षता करेंगे गुट निरपेक्ष की आंदोलन की। ओके, अब पहला सम्मेलन इसका कब हुआ था? 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। और टोटल इसके 120 कंट्रीज हैं। इसके अंतर्गत कितने आते हैं? 120 कंट्रीज हैं।
ओके चलिए, तो ये हमारा पहला मुद्दा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास और क्या क्या मुद्दा है। नेक्स्ट है पेरियार टाइगर रिजर्व देश के सभी बाघ अभयारण्यों में सबसे बेहतर किसे माना गया है? पेरियार टाइगर रिजर्व को। पेरियार टाइगर रिजर्व देश के सभी बाघ अभयारण्यों में सबसे बेहतर माना गया है। ओके, अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि बाघों की जो है जनगणना की गई है कि कितने बाघ हैं, है ना? तो 3967 करीब बाघ हैं। 3967 जो लास्ट ईयर 2018 में कितने थे? 2018 में कितने थे? 2167 थे, है ना? 2167। चलिए, अभी कितने हैं? 3167। उस टाइम कितने थे? 2967 बाघों की गणना की गई है। ठीक है, चलिए कितने हैं अभी हम लोग यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं। पेरियार टाइगर रिजर्व में जो बाघों की संख्या लिख लेते हैं, कितनी है वर्तमान में? वर्तमान में है आपकी 3167। वर्तमान यानी 2000, ये 22 का जो डाटा है 23 में आई है। लास्ट ईयर कितनी थी? लास्ट ईयर कितनी थी? 2018 की अगर बात की जाए तो 2967। काफी आसान है, करीब तो 200 बाघ की जो है वो संख्या जो है बढ़ी है, करीब करीब 200, करीब करीब अगर कैलकुलेट करते हैं इसे 3167 से 2967 को तो आपको 200 साफ दिखाई देगा। काफी अच्छा है कि लास्ट में अगर ऐसे ही याद नहीं रहेगा कि बाघों की संख्या कितनी है, हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछ भी ले, तो बहुत आसानी से याद रखना है कि दोनों डिजिट लास्ट में देख रहे हैं 67 सेम है, 677। ओके, 1 और 90 गैप है, 200 के करीब आपका आ रहा है। तो ये हो गए आपके बाघों की संख्या। अब इस साल क्या किया गया है, जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके 50 साल पूरे होने पर कर्नाटका के मैसूर में उसका एक आयोजन भी किया गया था। कर्नाटका के मैसूर में 50 साल पूरे होने पर, तो 50 साल यानी जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसको स्टार्ट कब किया गया था? 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 50 साल होने पर इसका भी सेलिब्रेशन भी किया गया है कर्नाटका के मैसूर में। कहाँ किया गया है? कर्नाटका के मैसूर में। ओके, मैसूर में इसका आयोजन किया गया है। चलिए, तो ये हो गई आपकी इस टाइगर प्रोजेक्ट से संबंधित आपके कुछ पॉइंट्स। इसके साथ आप एक चीज ये बता दें कि अभी जो टोटल टाइगर रिजर्व हैं वो कितने हैं? टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? मैं हमेशा बोलती हूँ कि करंट को पढ़ने का तरीका क्या होता है, जो कुछ पुराने होते हैं, जैसे हमारे साथ लगता है कि अच्छा ये कुछ घटनाएं चल रही थी, इसके साथ कुछ और भी जुड़ गई हैं, तो पुरानी चीजों को हमेशा जोड़ करके पढ़ते चले तो उससे रिविजन भी हो जाएगा और रटना नहीं पड़ेगा। एग्जाम के समय जो आप लोग मोटी मोटी नोट्स लेकर के बैठते हैं, एक तक ग्रंथ बना लेते हैं, वो करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं एवरीडे क्लास में आप लोगों को बताती हूँ, उससे बचने के लिए थोड़ी मेहनत आप एवरीडे कर लें, ज्यादा नहीं, 2 से 3 पॉइंट आपको देखने होंगे। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी मैंने बता रखा था कि प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड कितने जो भी आपके फैक्ट्स है, जो भी क्लास में एवरीडे आ रही है, कुछ ना कुछ भी लगातार चल रहा था, कभी उसका सेलिब्रेशन किया जा रहा है, कभी उसकी गणना की जा रही है, तो मैंने क्लास में आपको उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स थे मैंने आपको उससे बताया है। तो टोटल जो टाइगर रिजर्व है उसकी संख्या कितनी है? टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 54 है। और सबसे लेटेस्ट वाला जो है वो है रानीपुर यूपी। कौन सा है? टोटल 54 है और लेटेस्ट कौन सा है? रानीपुर। रानीपुर प्रोजेक्ट है, कहाँ पर है ये? यूपी में। ओके, इसके साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि रामसर जो साइट्स है कितने हैं? 75 है और नेशनल पार्क कितने हैं? 106 हैं। तो ये कंटिन्यूअसली मैं आपको क्लास में बताते जा रही हूँ, थोड़ा इसको ध्यान रखा करेंगे। ओके, तो आपके लिए खुद ही आसान हो जाएगा। अब इसके साथ जैसे गज उत्सव भी मनाया गया है, गज उत्सव उसके किसके लिए है? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट्स के लिए है। कितने साल हुए हैं? तो 30 साल जब उसका हो गया, 30 साल उसके भी हो चुके हैं, तो उस एक बोला जाए तो उसकी सेलिब्रेशन, उसको भी सेलिब्रेट किया गया है गज उत्सव के नाम से। कहाँ किया गया है? तो असम के काजीरंगा में। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा मुद्दा है हमारे पास? विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। ऐसे कोई भी नहीं होंगे स्टूडेंट जो इस नाम से अवगत नहीं होंगे। वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटी इन योर हिस्ट्री इवन इन अवर इंडिया ऑल्सो, है ना? हमारे देश में भी काफी एक फेमस पर्सनालिटी इनका व्यक्तित्व है। तो देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। वीडी सावरकर की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो कौन सी सरकार इसकी ऐसी बात कर रही है? तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे किया गया है। ठीक है, वीडी सावरकर की जयंती को किसके द्वारा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, ये ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ओके,
चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, वीडी सावरकर जी के बारे में। इनका जन्म कब हुआ था? 28 मई 1883 को इनका जन्म हुआ था। इसलिए इनका जो मनाया जाएगा ये स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, ये भी नेक्स्ट मंथ मई मंथ में इनका मनाया जा रहा है। ओके, कहां पर? महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था और जाहिर सी बात महाराष्ट्र में ये सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में देखते हैं और क्या है। इन्होंने 1911 में मार्ले मिंटो सुधारों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए इन्हें 50 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। ओके, चलिए वह हिंदू महासभा का हिस्सा थे, इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेवेंट आपके करंट में जो पूछेगा तो स्वतंत्र वीर दिवस के रूप में पूछ लेगा, लेकिन हिस्ट्री में इनसे रिलेवेंट ये पूछ सकता है। ओके, बीडी सावरकर पर क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री में आ सकता है, हिस्ट्री सेक्शन में। तो हिंदू महासभा का हिस्सा थे। इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखी। कौन सी? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 उन्होंने लिखा था। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निशा दहिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, किसने? निशा दहिया ने। किसमें? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पदक कौन सा है? रजत पदक इन्होंने जीता है। ओके, नेक्स्ट मुद्दा। आईएमएफ ने भारत के वित्त वर्ष 2023-24 यानी फाइनेंशियल ईयर जो 23-24 के विकास अनुमान को घटाकर कितना परसेंट कर दिया है? 5.9% कर दिया है। पहले कितना था? पहले 6.3% था। पहले कितना था? 6.3% था, जिसको 5.9% कर दिया गया है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था? 1944 में। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। ओके, वाशिंगटन डीसी इसकी हेडक्वार्टर है। अब इसके साथ ये बताएं कि इसके टोटल इसके मेंबर्स कितने हैं? इसके टोटल मेंबर कितने हैं? इसमें टोटल 190 इसके मेंबर्स हैं। 190 इसके मेंबर्स हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट मुद्दा देखते हैं क्या है। पहली बार इंसान किसी पौधे के कवक से संक्रमित हुआ है। अभी तक क्या होता आया था? कभी H5N1, कभी H8N3, है ना, इस तरह से चलता आ रहा था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जो किसी फंगस के द्वारा जो है मनुष्य जो क्या हुआ है? इन्फेक्टेड हुआ है। और वो फंगस कौन सा है? वो फंगस है, ये नाम याद रखिएगा, चोंड्रोस्टेरियम पर्प्यूरियम। ओके, चोंड्रोस्टेरियम पर्प्यूरियम। बेहतर होगा कि इंग्लिश में ही इस नाम को ध्यान रखें, ठीक है, बेहतर ये होगा क्योंकि एग्जामिनेशन में तो आपके दोनों सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, तो बेहतर ये है कि आप इसका नाम इंग्लिश में ध्यान रखें। ओके, चोंड्रोस्टेरियम पर्प्यूरियम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं कि क्या है इसके हमारे क्वेश्चंस। डोगरी में संविधान का पहला संस्करण 8 अप्रैल 2023 को किस राज्य डोगरी भाषा, ओके, लैंग्वेज डोगरी भाषा में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जारी किया गया? जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो डोगरी भाषा मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में करवाया भी था। तो डोगरी भाषा कहाँ की है? ये जम्मू कश्मीर की है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। डोगरी भाषा में संविधान का जो पहला, आप देखेंगे पहला वर्जन, पहला संस्करण, ओके, डोगरी भाषा में संविधान का है। कहाँ पे किया गया है? जम्मू और कश्मीर में डोगरी भाषा में। डोगरी भाषा को किस अमेंडमेंट के द्वारा इसे जोड़ा गया था? कौन सी अमेंडमेंट थी वो? 92nd अमेंडमेंट 2003। इसमें कौन कौन सी भाषा थी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कौन कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। ओके, मैथिली एंड संथाली, इन सभी लैंग्वेज को क्या किया गया था? अमेंडमेंट के द्वारा इनको जोड़ा गया था। और भी इसमें और भी 21st अमेंडमेंट किया गया था। उसमें किस 21st अमेंडमेंट में किसे जोड़ा गया था? 21st अमेंडमेंट में किसे जोड़ा गया था? कब हुआ था ये? 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था। सिंधी, ओके, एंड 70
71st अमेंडमेंट 92 कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? मणिपुरी, कोंकणी एंड नेपाली। पॉलिटी सेक्शन में आप लोग हमेशा क्वेश्चन को थोड़ा देख करके समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो पढ़ने का ट्रेंड होता है कैसा होता है। इन्हीं में से जो ये न्यूज़पेपर जो बोला जाता है कि एवरीडे न्यूज़पेपर को फॉलो करें, उसका मतलब यही होता है, उसका मतलब यही है कि आपके जो क्वेश्चन राइज होते हैं वो यहीं से राइज होते हैं। पॉलिटी में क्वेश्चन डाल देगा तो इसको डालने लगेगा, अच्छा ये क्वेश्चन कैसे, ये क्वेश्चन तो आपके करंट में था, जिस करंट को एग्जाम क्या होता है एग्जाम में, इसको यहीं से जोड़ करके आपके करंट में क्वेश्चन तैयार हो जाएगा कि डोगरी अच्छा ये भाषा है यहाँ पर। इस तरह से जो होता है ना कि एज मच एज करंट पढ़ना जरूरी होता है, उसका यही फायदा है कि आपके हिस्ट्री सेक्शन में जैसे बीडी सावरकर हिस्ट्री सेक्शन में आ जाएगा, डोगरी आपके पॉलिटी सेक्शन में आ जाएगा, कुछ सीमाएं जैसे मैंने पढ़ाई के भी चीन को लेकर के वो चल रहा था, अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा, वो ज्योग्राफी सेक्शन में आ जाएगा। तो क्वेश्चंस बनने का तरीका यही होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की विधानसभा ने सुखाश्रय, ओके सुखाश्रय यानी राज्य के बच्चों की देखभाल, संरक्षण और आत्मनिर्भरता विधेयक 2023 पारित किया है? प्रीवियस क्लास में मैंने ये भी करवाया था। सुखाश्रय कहा कि पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की है सुखाश्रय विधेयक। ओके, एक्चुअली क्या है, नाथ बच्चों के लिए वहाँ गवर्नमेंट काफी सपोर्ट कर रही है कि वहाँ उनके लिए रहने के लिए, उनके पढ़ाई के लिए करीब उनको पॉकेट मनी के लिए भी 4000 रुपीज उनको एवरी मंथ दे रही है, उनको घर बनाने तक के लिए मदद कर रही है। मैंने बहुत अच्छे से क्लास में बताया भी था आप लोगों को, पूरी डिटेल में बता रखी हूँ, यहाँ पर शॉर्ट में एक बार और रिविजन करवा देती हूँ कि 27 साल तक की उम्र होने तक उन्हें गवर्नमेंट एक तरह से घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता देगी उनको, प्लस 3 फीसद जमीन भी दे रही है, और हायर एजुकेशन के लिए भी उनको पढ़ाई में जो है वो मदद करेगी, उसमें पूरी की पूरी यानी पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये सुखाश्रय योजना कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की अभी रिसेंटली एक उत्पाद को भी जीआई टैग दिया गया है, जो है आपका कांगड़ा चाय। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को जीआई टैग भी दिया गया है, कांगड़ा चाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईएमएफ ने भारत के वित्त वर्ष 23-24 यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 के विकास के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? 5.9%। कितना है? 5.9%। कितने से 6.3% था, जिसको घटा करके कितना कर दिया गया है? 5.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बार इंसान किसी पौधे के कवक से यानी फंगस से संक्रमित हुआ, इन्फेक्टेड हुआ है, और उस कवक का नाम क्या है? चोंडोस्टेरियम परपोरियम, अग्रिकस क्लेवारिया एंड लास्ट वन अमनीता कैसेरिया। तो क्या होगा? चोंडोस्टेरियम परपोरियम। ओके, चोंडोस्टेरियम परपोरियम ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन MEE यानी मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस असेसमेंट। ओके, MEE मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस असेसमेंट के 5वें चक्र के अनुसार कौन सा टाइगर रिजर्व सबसे अच्छा रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व माना गया है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व एंड कान्हा टाइगर रिजर्व। विच वन इज बेस्ट? पेरियार टाइगर रिजर्व को सबसे अच्छा माना गया है MEE के तहत। ओके, चलिए। विमानन और वैकल्पिक ईंधन पर तीसरे ICAO सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? Who has hosted the third ICAO conference on aviation and alternative fuels? चीन, UAE, अमेरिका, जापान। UAE। किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों को सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है? साइंस टेक में आ सकता है सब क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों को कहां पर? सूर्य पर। पूछ लेगा किस ग्रह पर एक काला जो है वो एरिया मिला है, किस ग्रह पे पूछ सकता है, तो क्या सूर्य पर मिला है। और कहां की अंतरिक्ष एजेंसी है वो? कहां की है वो? स्पेस एजेंसी, स्टारलिंक, इसरो, नासा, DRDO। कौन सी है? नासा के वैज्ञानिकों को मिला है। रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? ओके, कौन सा देश शीर्ष पर है? यूक्रेन, अमेरिका, सिंगापुर, रूस। अमेरिका। तापमान वृद्धि में अमेरिका जो है वो किस पर है? हाईएस्ट पोजीशन पे अमेरिका ही है।
और अगर भारत की बात की जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको क्लास में आप लोगों को मैंने बताया भी है, इंडिया की रैंकिंग कितनी है? इंडिया 5th पर है। तापमान वृद्धि में जब ऐसे बोला जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात की जाए तो जो हमारे कुछ कंपोनेंट्स हैं और वो उनका सबसे ज्यादा योगदान है। बीपीएससी में एक नहीं अनेकों बार ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है, सभी ऑप्शंस को लेके पूछ लेता है या केवल एक केवल दो कुछ ऐसा पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा वहां पर कि आपके इसमें कुछ 5 कंपोनेंट्स के नाम को दिमाग में बिल्कुल बैठा लें, और वो कौन कौन सा है। तो फर्स्ट है आपका H2O यानी जल वाष्प, सेकंड है आपका CO2, थर्ड है N2O, फोर्थ है आपका CH4 एंड फिफ्थ है O3। जल वाष्प कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन। ठीक है, और अगर आप इसे एक सीक्वेंस में देखना चाहें, अगर बिल्कुल सीक्वेंस में भी पूछ लेता है कि सीक्वेंस में सबसे ज्यादा किसका रोल है, किसकी भूमिका होती है, तो यहाँ पर आप इसे CH4 को आप यहाँ कर सकते हैं एंड N2O यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एक सीक्वेंस की अगर बात की जाए तो ये कुछ इस तरह से होगा। सीक्वेंस से मैंने लिख दिया। ठीक है, ये ज्यादा सही होगा आप लोगों के लिए। इससे क्या हो जाएगा, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन ये इस तरह से भी पूछ सकता है 3CH4 एंड फोर्थ है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। चलिए, एंड द लास्ट क्वेश्चन, यूएसए के सीनेट ने किसे प्रबंधन और संसाधन के लिए उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया है? उप महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? यूएस की सीनेट ने दिव्य सिकरवार, अमृतपाल, रिचर्ड वर्मा, दलजीत सिंह को। रिचर्ड वर्मा इज योर राइट आंसर। ओके, ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया। अब आप लोग यहाँ पे ये बताएं कि अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है, लगता है कि क्वेश्चंस में किस तरह की कोई चेंजिंग की जरूरत है या कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग सबसे पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करें। मैं एवरीडे क्लास में बोलती हूँ, और क्लास को जब भी क्लास आप अटेंड करते हैं तो उसको अटेंड करने से पहले प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्या बताया था उसे एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है, चीजें हमेशा कोरिलेट होती चली जाती हैं। ये मेरी अपनी यूट्यूब चैनल है, इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी कोई डाउट है तो आप उसे काइंडली कमेंट क्या करें, तभी मुझे कुछ समझ में आएगा और उसमें मैं कुछ मॉडिफाई कर पाऊंगी। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स की क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।